हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट हिस्सा डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें क्या पढ़ना है? हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज लिटिल बिट डिफरेंट दैन जो हमने पहले सॉल्व किया है। इससे पहले हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ा था, उससे पहले हमने कंपेरेटिव स्टेटमेंट पढ़ा था। कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर नथिंग बट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गिवन बैलेंस शीट एंड गिवन इनकम स्टेटमेंट। यस और नो? कि बैलेंस शीट हमारा बेस बनेगा, इनकम स्टेटमेंट हम बेस बनेगा, एंड उससे बस हम क्या करेंगे? कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो वो काम थोड़ा बहुत आसान था। कैश फ्लो इज लिटिल बिट डिफरेंट दैन देम। कैश फ्लो का अपना खुद का फॉर्मेट है एंड हमें कैश फ्लो का सम उसी फॉर्मेट के हिसाब से हर बार सॉल्व करना है। तो हम आज क्या करने वाले हैं? आज हम फॉर्मेट डिस्कस करने वाले कैश फ्लो का, एंड फॉर्मेट डिस्कस करते करते उस फॉर्मेट को हम सॉल्व करने वाले, इस फॉर्मेट में हम सम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कि जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करोगे तो उसका सिंपल फॉर्मेट होगा एज पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, नथिंग एल्स। जैसे कि मैंने यहां पर ड्रॉ किया इन द बुक्स ऑफ डैश, कि आप किसके बुक्स में कैश फ्लो बना रहे हो वो ऊपर लिखना है कि इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम। फिर नेक्स्ट लाइन पर हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा बनेगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज एंड अमाउंट रुपीज। यहां पर दो अमाउंट कॉलम, इट इज नॉट डेबिट क्रेडिट, don't take it या don't consider it as debit and credit amount, it is just amount rupees inner column and outer column। जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में यूज करते हैं अंदरूनी कॉलम और बाहरी कॉलम, वैसे इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम है ये, राइट? कि इनर कॉलम में हम डिटेल कैलकुलेशन दिखाएंगे, फिर उसका टोटल आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। अब जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो कैश फ्लो ऑफ बिजनेसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कैश फ्लो ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहले पार्ट को कहते हैं एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कि जब भी आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में जो कैश फ्लोज होंगे, वो चाहे कैश इनफ्लो हो या कैश आउटफ्लो हो, वो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर हो रहा है तो उसे हम लिखेंगे एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नथिंग बट द डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। मींस लाइक फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेस किए एंड उन गुड्स परचेस करने के लिए मैंने पैसा पे किया, तो इट बिकेम कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या मैंने गुड्स बेचे एंड गुड्स बेच के मुझे पैसा मिला, तो इट विल बी टर्म्ड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस को ऑपरेट करना यानी कि गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, रेंट पे करना, सैलरी पे करना। तो अगर मैंने रेंट पे किया तो इट इज कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? या मुझे कहीं से कमीशन मिला, इट इज माय ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग इनफ्लो या कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज नथिंग बट एक्टिविटी अंडर विच वी रन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। तो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए अगर आपको पैसा मिलता है तो इट विल बी टर्म्ड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड डे टू डे एक्टिविटीज चलाने के लिए अगर आप पैसा पे करते हो, कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, इट विल बी टर्म्ड एज कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर नथिंग बट दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस, राइट? बिजनेस के डेली ऑपरेशंस के लिए आप जो पैसा खर्च करोगे उसे कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहा जाएगा। एंड बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, डे टू डे एक्टिविटीज से अगर आपको पैसा मिलता है तो उसे कैश इनफ्लो कहा जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये कैश फ्लो का पहला हिस्सा है कि इसके अंदर हमें वो लिस्ट बनानी है कि जिनकी वजह से आइदर पैसा आया या पैसा गया बट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ए हिस्से में हमें कैश फ्लोज दिखाना है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसमें एक होगा कि आपको पैसा मिला एंड दूसरा कि आपसे पैसा चला गया। देयर विल बी आइदर कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो। इसे हम इन डिटेल सम सॉल्व करते वक्त और समझते हैं। तो पहला हिस्सा कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमेशा बनेगा एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर दूसरा हिस्सा कैश फ्लो का हमेशा बनेगा एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। कि बिजनेस सर्टेन एक्टिविटीज लेता है जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपने प्लांट खरीदी, नई प्लांट खरीदी या मशीनरी परचेस की या फर्नीचर परचेस किया या स्टॉक परचेस किया, नथिंग बट आप बिजनेस के पैसे इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो। कि मैंने 5 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी परचेस की, तो प्लांट एंड मशीनरी आई, लेकिन उस प्लांट एंड मशीनरी में मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, तो मेरे बिजनेस से 5 लाख रुपए गए, तो इट विल बी कॉल्ड एज कैश आउटफ्लो बट
अंडर विच एक्टिविटी? अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इट विल बी नॉट कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. प्लांट आप हर रोज खरीदते हो क्या? ये आपका डे टू डे काम है क्या? प्लांट इज एसेट. एसेट को आप कभी कभार एक्वायर करते हो. यस और नो? कि प्लांट एंड मशीनरी को मैंने परचेज किया, इट बिकेम माय इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, या फॉर दैट मैटर मैंने स्टॉक खरीदा, या फॉर दैट मैटर मैंने फर्नीचर खरीदा, या आप कोई भी एसेट जब खरीदोगे इट विल बी कॉल्ड एज कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फॉर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. कि मैंने एक एसेट एक्वायर की, मतलब पैसे गए ना, फ्री में थोड़ी मिलता है हमें कोई एसेट, हमें पैसा देना पड़ता है, तो पैसा बिजनेस से जाएगा. इट विल बी टर्म्ड एज कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. उसी का उल्टा कि मेरे पास एक पुराना फर्नीचर पड़ा था, राइट, अब मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैंने सोचा कि इसको बेच देते हैं, तो मैंने फर्नीचर बेचा एंड बेचकर मुझे पैसे मिले, तो इट इज कैश इनफ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. तो एसेट बेच के पैसा मिलेगा, इट विल बी कॉल्ड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. या अगर आप कोई नई एसेट एक्वायर करोगे तो इट विल बी कॉल्ड एज कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. क्या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा जा रहा है, तो इट इज कैश आउटफ्लो. एंड उसका उल्टा, आपने इन्वेस्टमेंट बेची या एसेट बेची एंड उससे पैसा मिला, इट विल बी कॉल्ड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. वो सारे कैश फ्लोज इस बी हिस्से में दिखाया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी थ्रू आपको कितना पैसा मिला या आपने कितना पैसा पे किया. दैट इज कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. हमें बी हिस्से में दिखाना है. एंड इस कैश फ्लो का तीसरा और आखिरी हिस्सा है, उसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंस का सिंपल मतलब है कर्जा. कि आपने कहीं से कर्जा उठाया तो पैसा आएगा ना. कि मैंने बैंक से कर्जा लिया तो पैसा आएगा, तो इट विल बी टर्म्ड एज कैश इनफ्लो. बट विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कर्जा इज फाइनेंस. यस और नो? या मैंने बैंक का लोन रीपे किया, तो बैंक का लोन रीपे किया यानी कि कैश गया, तो इट इज कैश आउटफ्लो. बट फ्रॉम विच एक्टिविटी? फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. गेटिंग इट? तो जब आप बिजनेस ऑपरेट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं से कैश आता है और कहीं ना कहीं आप कैश खर्च करते हो या कैश पे करते हो. तो देयर आर ऑलवेज बिजनेस में कैश इनफ्लोज होते हैं, कैश आउटफ्लोज होते हैं. बट ये जो कैश इनफ्लोज है, कैश आउटफ्लोज है, वो इन तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है. कि अगर आप बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस का कामकाज चलाने के लिए पैसा पे कर रहे हो, तो इट विल बी टर्म्ड एज कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. एंड ऑन द अदर हैंड, बिजनेस का कामकाज चलाते वक्त अगर आपको कोई पैसा मिलता है, लाइक सेल से पैसा मिला या आपको कमीशन का पैसा मिला, तो इट विल बी टर्म्ड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑन द अदर हैंड, आप जब बिजनेस चलाते हो तो आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी अंडरटेक करते हो कि आप एसेट खरीदते हो या एसेट बेचते हो, या आपके पास सरप्लस पैसा है वो आप किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो. यस और नो? तो अगर आप एसेट एक्वायर करोगे, इन्वेस्टमेंट एक्वायर करोगे, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, तो इट विल बी टर्म्ड एज कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. वैसे ही कि अगर मेरे पास पुरानी एसेट थी या कुछ इन्वेस्टमेंट थे वो मैच्योर हो गए थे, उसे मैंने सेल कर दिया, बेच दिया, एसेट को बेचा, इन्वेस्टमेंट को बेचा और उसके बदले में मुझे पैसा मिला, तो इट विल बी कॉल्ड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. एंड तीसरा एक्टिविटी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंस इज नथिंग बट सिंपल, दिमाग में डाल दो कर्जा. कि आपने नया कर्जा लिया, कि मैं बैंक के पास गया, बैंक से मैंने 2 लाख रुपए उधार लिए या बैंक से 2 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, तो लोन लिया मतलब मेरे पास पैसा आएगा ना, तो पैसा आया, इट इज कैश इनफ्लो. बट लोन लेना इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. या मेरे पास ऑलरेडी लोन था बैंक से लिया हुआ, कि 4 साल पहले मैंने बैंक से लोन लिया था, अब इस लोन को मैंने रीपे किया, मैंने लोन रीपे किया, यानी कि बिजनेस से पैसे गए, बट पैसे गए, इट इज कैश आउटफ्लो. बिजनेस से पैसा जा रहा है, इट इज कैश आउटफ्लो. बट फ्रॉम विच एक्टिविटी? फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इज दिस क्लियर? तो बेसिकली कैश फ्लो का सिंपल मतलब होता है कि जब आप बिजनेस चलाते हो तो आपके बिजनेस में कैश आती है, इस टर्म्ड एज कैश इनफ्लो, एंड आपके बिजनेस से कैश जाती है, इस टर्म्ड एज कैश आउटफ्लो. बट ये जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज है ऑफ बिजनेस, ये 3 बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं. कि जब भी आप बिजनेस चलाओगे तो बिजनेस के अंदर आप बेसिकली 3 मेन एक्टिविटीज अंडरटेक करते हो. एक बिजनेस को चलाने का काम जिसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं, एक बिजनेस के एसेट्स एक्वायर करना या बिजनेस के पुराने एसेट्स को बेचना, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और तीसरा इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी. यहां पर आप कर्जा ले रहे हो या कर्जे को रिपे कर रहे हो, इस टर्म्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कि इन कैश फ्लो स्टेटमेंट या व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उस इंफॉर्मेशन को बेस लेके आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है.
अब इन 3 हिस्सों को सॉल्व करने का अपना एक खुद का पैटर्न है, खुद का तरीका है, या यू कैन सिंपली से खुद का फॉर्मूला है। तो वो पहले समझते हैं कि अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है तो उसकी शुरुआत होती है विद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि पहले आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए उस करंट ईयर का नेट प्रॉफिट से शुरुआत करना है, एंड उस नेट प्रॉफिट में आपको सर्टेन आइटम्स ऐड करने हैं एंड सर्टेन आइटम्स लेस करने हैं। कि नेट प्रॉफिट आपका बनेगा बेस, उसमें आपको सर्टेन आइटम्स ऐड करने होते हैं एंड सर्टेन आइटम्स लेस करने होते हैं। तो द क्वेश्चन इज कि कौन से आइटम्स ऐड करने हैं। तो जब भी आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करोगे, आपको उसमें नेट प्रॉफिट बेस लेना है एंड उसके अंदर आपको 2 आइटम्स हमेशा ऐड करने हैं। एक है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड दूसरा है डिक्रीज इन करंट एसेट। कि अगर कोई आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे टू फाइंड आवर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड इफ देयर इज एनी डिक्रीज इन करंट एसेट उसे भी हम नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो ऐड के अंदर बेसिकली 2 आइटम्स आपको लिखने हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। एंड उसी तरह आपको नेट प्रॉफिट में सर्टेन आइटम्स लेस करने, तो कौन से आइटम लेस करने, तो आपको डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स को लेस करना है। इसे फॉर्मूले के तौर पर याद रखो कि आपको अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू टेक नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर एज बेस, एंड उस नेट प्रॉफिट में यू हैव टू ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एंड देन यू हैव टू सबट्रैक्ट और लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट। नाउ इंक्रीज डिक्रीज का सिंपल मतलब है कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर कि इस साल अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो उसे हम प्रॉफिट में ऐड करेंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे हम नेट प्रॉफिट में भी ऐड करेंगे। अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो उसे हम नेट प्रॉफिट से सबट्रैक्ट करेंगे, एंड करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट से सबट्रैक्ट करेंगे, एंड जो फाइनल आंसर आएगा उसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझेंगे। इज दिस क्लियर? तो यहां पर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये ऑलरेडी हमने रेशियो के सम सॉल्व करते हुए डिस्कस किया था। मैं फिर से यहां पर आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि देयर आर सर्टेन करंट एसेट्स जिनके एग्जांपल स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कि अगर स्टॉक इंक्रीज हुआ तो उसे कहां जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई तो उसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट। कि लाइक 2012 में मेरा स्टॉक था 5 लाख एंड 2013 में मेरा स्टॉक है 6 लाख, सो आई कैन से माई स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 1 लाख। सो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर माई स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 1 लाख। तो इस साल अगर आपकी स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्टॉक बीइंग अ करंट एसेट, उसे हम कहेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, एंड उससे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते वक्त सबट्रैक्ट करेंगे। अगर करंट एसेट बढ़ेगी तो उसे नेट प्रॉफिट से सबट्रैक्ट करना है। करंट एसेट घटेगा, डिक्रीज होगा तो उसे नेट प्रॉफिट में ऐड करना है एज द गिवन फॉर्मूला जो मैंने कहा है, राइट। जो मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं आप भी साइड बाय साइड अपने नोटबुक के फ्रेश पेज पर लिखो, राइट। सो करंट एसेट्स के एग्जांपल आर स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड ऑन द अदर हैंड करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल इज क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अगर करंट लायबिलिटी में से मान लो क्रेडिटर्स पहले थे 5 लाख, अब हो गए 4 लाख, तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए बाय 1 लाख। 5 लाख के क्रेडिटर्स थे, अब 4 लाख पे आ गए तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए 1 लाख। तो क्रेडिटर इज व्हाट, क्रेडिटर इज आवर करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे मैं कहूंगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड मेरे पास बिल्स पेएबल थे 50,000 के लास्ट ईयर, इस साल हो गए 60,000 के। तो बिल्स पेएबल में देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 10,000। तो बिल्स पेएबल बिंग करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो उसे मैं कहता हूं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, एंड उससे मैं क्या करूंगा, अपने नेट प्रॉफिट में ऐड करूंगा। इज दिस क्लियर? तो ये जो मैंने अभी कहा इसे समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो जो मैं कह रहा हूं वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है तो मुझे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर को बेस लेना है, उसमें मुझे 2 आइटम्स ऐड करने हैं। अगर है तो कौन से 2 आइटम्स ऐड करने हैं, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसे नेट प्रॉफिट में ऐड करो, करंट एसेट डिक्रीज हुई तो उसे नेट प्रॉफिट में ऐड करो। ऑन द अदर हैंड अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो उसे नेट प्रॉफिट से सबट्रैक्ट करो, एंड करंट एसेट इंक्रीज हुई तो उसे नेट प्रॉफिट से सबट्रैक्ट करो। एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज मैंने आपको दी है, बट इसे और अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं विच इज सॉल्व एग्जाम्पल 1, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इसे हम बेस लेते हैं एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट
कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो मेरा पहला हिस्सा बनता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, हैव दे गिवन यू नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो द लास्ट आइटम दे हैव गिवन यू नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4000, कि इस साल का नेट प्रॉफिट है 4000। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर के सामने मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूं 4000। तो ये मेरी शुरुआत हुई टू फाइंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा आपको शुरुआत करनी है विद द नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में मुझे सर्टेन आइटम्स ऐड करने हैं, सर्टेन आइटम सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो कौन से आइटम ऐड करने हैं? तो मुझे करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो ऐड करना है, करंट एसेट अगर घटती है तो ऐड करना है, या ऑन दी अदर हैंड करंट लायबिलिटी घटती है तो उसे सब्ट्रैक्ट करना है, एंड इंक्रीज होता है करंट एसेट तो उसे भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन में चेक करो, इज देयर एनी आइटम अंडर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर आप क्वेश्चन को ऊपर से नीचे स्कैन करोगे तो उन्होंने दिया है आपको कैश बैलेंस, कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस अभी यूज नहीं करना है, कैश इज करंट एसेट आई नो, बट कैश करंट एसेट्स हमारे कैश फ्लो का लास्ट आखिरी हिस्सा बनेगा। तो कैश या फिर बैंक बैलेंस अगर आपको दिखेगा तो उसे करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करना। कैश बैंक को छोड़ के अगर कोई करंट एसेट है तो वो मुझे चाहिए। तो कैश बैलेंस को छोड़ के उन्होंने आपको डिक्रीज इन स्टॉक दिया है 16,000, एंड उसी के नीचे दिया है इंक्रीज इन बिल्स पेबल 24,000। सो स्टॉक इज माई करंट एसेट, बिल पेबल इज माई करंट लायबिलिटी। वैसे ही स्टॉक, बिल पेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स और कुछ दिख रहा है क्या हमें? आंसर इज नो। तो क्वेश्चन में देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, वन इज स्टॉक, सेकंड इज बिल्स पेबल। तो स्टॉक इज नथिंग बट माई करंट एसेट। स्टॉक क्या है मेरे लिए? स्टॉक मेरे लिए करंट एसेट है। अब करंट एसेट्स उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है कि स्टॉक क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, करंट एसेट डिक्रीज हुआ। तो अगर स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो स्टॉक इज नथिंग बट करंट एसेट। तो नथिंग बट मैं उसे कहूंगा कि माय करंट एसेट हैज डिक्रीज। स्टॉक इज करंट एसेट एंड स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो आई कैन सिंपली से माय करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है, यस और नो। तो करंट एसेट डिक्रीज होने पर उसे मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करना है? ऐड करना है। अगर करंट एसेट डिक्रीज होता है तो उसे मुझे ऐड करना है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं? डिक्रीज इन स्टॉक को उठा के ऐड के सामने लिख रहा हूं डिक्रीज इन करंट एसेट स्टॉक 16,000, कि स्टॉक इज माय करंट एसेट डिक्रीज हुई तो मैं सिंपली उसे क्या कर रहा हूं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड कर रहा हूं। एंड उसी के साथ साथ उन्हें नीचे दिया है इंक्रीज इन बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इज माय करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल इज माय करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल इंक्रीज हुआ, नथिंग बट मेरी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई। तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने पर भी हम ऐड ही करते हैं, यस और नो। कि ऐड में देखो दो चीजें हैं, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो ऐड करो, करंट एसेट्स डिक्रीज हुए तो ऐड करो। तो करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो मुझे करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने पर भी कैश फ्लो में ऐड करना है। तो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी नथिंग बट बिल्स पेबल 24,000। तो ये जो दोनों आइटम्स अवेलेबल है वो पहले हिस्से में फिट हुए, दैट इज ऐड हुआ। स्टॉक डिक्रीज हुआ यानी कि करंट एसेट डिक्रीज हुआ तो मैंने उसे ऐड किया। बिल्स पेबल इंक्रीज हुआ यानी कि करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो मैंने उसे ऐड किया, यस और नो। तो ये दोनों आइटम्स मैंने ऐड कर दिए। अब फिर से क्वेश्चन में क्या कोई और करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है क्या? सो आंसर इज नो। सो देयर इज नथिंग एल्स जो हम हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो लेस करने के लिए हमारे पास कोई आइटम है ही नहीं, होगा ही ऐसा नहीं है, जो है उन्हीं को हमें कंसिडर करना है। बाकी हम कहीं से ला के उसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जो है उसी के बारे में सोचो कि स्टॉक डिक्रीज हुआ तो स्टॉक इज करंट एसेट डिक्रीज होने पर ऐड होगा। फिर बिल्स पेबल इज करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने पर ऐड होगा। तो ये दोनों आइटम्स ऐड हो गए। लेस करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो मैं सिंपल लेस के सामने लिख रहा हूं डैश, देयर इज नो आइटम टू सब्ट्रैक्ट। तो अब इन तीनों का आंसर यानी कि ऐड के अंदर 16,000 24,000 को ऐड करूंगा, लेस के सामने अगर कुछ होता तो उसे सब्ट्रैक्ट करके इन तीनों का आंसर मैं आउटर कॉलम में लिखता, बट लेस करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं 16,000 प्लस 24,000 माइनस नथिंग, टोटल में लिख रहा हूं आउटर कॉलम में एज 40,000। सो ऐड के आइटम्स माइनस सब्ट्रैक्ट के आइटम्स की डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज की टोटल आ रही 40,000। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तो इन सबका फाइनल आंसर आ रहा है 40,000। अब इस 40,000 को मैं ऊपर वाली वैल्यू यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड करूंगा एंड 4,000 प्लस 40,000 का टोटल नीचे लूंगा विच इज 44,000। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। 44,000 क्या बनेगा? मेरा फाइनल आंसर बनेगा फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसे मैं कहूंगा एज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नथिंग बट आंसर ए हिस्से का आंसर, इसलिए मैं ब्रैकेट में उसे ए लिख रहा हूं कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
दैट इज नथिंग बट मेरा पार्ट ए यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो हमने क्या किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो कैलकुलेट किया कि मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला हिस्सा हमेशा होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसे सॉल्व करने का तरीका हर क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। कि पहले नेट प्रॉफिट बेस ले लो, उसमें सर्टेन आइटम्स आपको ऐड करने हैं, दैट इज अगर करंट एसेट डिक्रीज हुए तो ऐड करना है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो ऐड करना है। उसका उल्टा, अगर करंट एसेट इंक्रीज हुआ तो सब्ट्रैक्ट करना है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो सब्ट्रैक्ट करना है। जो मैंने अभी इससे पहले आपको हिस्सा बताया था या फॉर्मूला बताया था, तो वो याद रखो, राइट। तो यहां पर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला हिस्सा आ गया, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हमें दूसरा हिस्सा कैलकुलेट करना है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। देयर आर सर्टेन आइटम्स जो ऐड होंगे, देयर आर सर्टेन आइटम जो लेस होंगे। इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने पहले नेट प्रॉफिट बेस लिया था, फिर उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। ऐसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कुछ बेस नहीं होगा, हमें जहां जहां से कैश इनफ्लो हो रहा है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी उन्हें ऐड करना है, और जहां जहां कैश आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी उन्हें सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि आपको कौन से आइटम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ऐड करने हैं, तो उसका आंसर है आपको कैश इनफ्लो वाले आइटम्स ऐड करने हैं। जैसे कि एग्जांपल है, आपको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, ये सर नो कि मैंने कहीं किसी बैंक में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उस 5 लाख पे मुझे इंटरेस्ट मिला, तो इट इज माई इनकम कैश इनफ्लो। बट ये कौन सा एक्टिविटी है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। मैंने इन्वेस्ट किए पैसे इसलिए मुझे इंटरेस्ट मिला, या मैंने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स परचेस किया है, मैंने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, उन इन्वेस्टमेंट पे मुझे डिविडेंड मिला, अगेन इट इज माय कैश इनफ्लो, पैसा मिल रहा है, कैश इनफ्लो है। बट फ्रॉम विच एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसलिए पहला हिस्सा, इसमें आप जब ऐड करोगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, तो अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो उसे आपको ऐड करना है। एंड आप अगर कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, कोई फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड बेचा, बिल्डिंग बेचा, प्लांट एंड मशीनरी बेचा, यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ फिक्स्ड एसेट्स, नॉट करंट एसेट्स। कि फिक्स्ड एसेट्स अगर मैंने बेचा, फिक्स्ड एसेट्स बेचने पर मुझे अगर पैसा मिला, तो इट विल बी कॉल्ड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एंड उसे हम ऐड में लिखेंगे। या मैंने कोई बॉन्ड्स थे या गोल्ड था या इन्वेस्टमेंट्स थे, उन्हें बेचा, पैसा मिला, इट विल बी टर्म्ड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, उसे ऐड किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड मुझे लेस क्या करना है, तो मुझे कैश आउटफ्लो लेस करने हैं। कि मैंने अगर पैसे खर्च किए, कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदे तो पैसा जाएगा, या मैंने नए इन्वेस्टमेंट्स खरीदे तो पैसा जाएगा, तो इट इज नथिंग बट परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट या परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं पैसा पे करता हूं, तो इट विल बी टर्म्ड एज कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, उसे हम लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी निकालोगे, तो इट इज वेरी सिंपल, आपको कैश इनफ्लोज ऐड करने हैं। लाइक आपने एसेट बेची, पैसा कमाया, या आपको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, तो पैसा आया, वो ऐड होगा। एंड ऑन द अदर हैंड आपने पैसा खर्च किया फॉर परचेस ऑफ एसेट या परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा जाएगा, तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगेन गिवन क्वेश्चन में आई हैव टू चेक कि क्या कोई कैश इनफ्लो या कोई कैश आउटफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो आंसर इज यस, देयर इज ओनली वन आइटम, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹60,000। कि आपने 60,000 रुपए की फिक्स्ड एसेट्स बेची, तो फिक्स्ड एसेट्स बेचने पर आपको पैसा मिलेगा, तो वो मेरे लिए बन जाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एंड उसे मैं ऐड करूंगा। तो मैं ऐड के सामने लिख रहा हूं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 60,000 इनर कॉलम। अब और देखो, और कोई फिट हो रहा है क्या? इज देयर इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन? नो। डिविडेंड दिया है क्या? नो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स था, वो ले लिया। फिर देखो परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में है क्या? आंसर इज नो। सो देयर इज ओनली वन एक्टिविटी जो हमारे कैश फ्लो में फिट हो रहा है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में फिट हो रहा है, दैट इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो मैंने ऐड के सामने लिखा। तो यहां पर देयर इज ओनली वन आइटम जो ऐड कर सकते हैं, लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, या ऐड करने के लिए और कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं है। सो मैं लेस के सामने सिंपली क्या कर रहा हूं? डैश लिख रहा हूं कि देयर इज नो आइटम टू सब्ट्रैक्ट। तो ऐड की वैल्यू 60,000 माइनस लेस 0, जो आंसर आएगा उसे मैं बाहर लिखा लूंगा, दैट इज 60,000। तो 60,000 इज ओनली कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, देयर इज नो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो माय फाइनल आंसर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज 60,000, एंड इस 60,000 को हम कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, नथिंग बट पार्ट बी। तो मेरा पार्ट बी का आंसर आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये क्लियर है? तो पहले हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया, फिर हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कैलकुलेट किया। अब हमें तीसरा हिस्सा कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते वक्त मुझे सर्टेन इनफ्लोज ऐड करने हैं एंड सर्टेन आउटफ्लोज क्या करने हैं? लेस करने हैं।
तो कौन से इनफ्लोज ऐड करने हैं? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जो जो इनफ्लोज होंगे कि लाइक मैंने कर्जा लिया, यस और नो, या मैंने नए शेयर्स इशू करके कैपिटल इकट्ठा किया, कैपिटल रेज किया, तो ये इनफ्लोज है, पैसा आएगा, राइट, बट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। तो जो ऐड वाले आइटम है उसके एग्जांपल आर कैश इनफ्लोज बाय रेजिंग ऑफ कैपिटल, या बाय कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर, या बाय एडिशनल कैपिटल आपने रेज किया, या आपने कर्जा लिया, या डिबेंचर इशू किया, या बॉन्ड्स इशू किया, यस और नो। अब बॉन्ड इशू करके क्या करोगे? कैपिटल रेज करोगे, कर्जा रेज करोगे, या डिबेंचर इशू करके आप क्या करोगे? पैसा बोरो करोगे, या बैंक में जाओगे, बैंक से लोन उठाओगे। तो यहां पर सबकी वजह से पैसा आ रहा है, या आप नए प्रेफरेंस शेयर्स या नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, उसकी वजह से पैसा आ रहा है, तो दे विल बी टर्म्ड एज कैश इनफ्लो अंडर विच एक्टिविटी? अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड उसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, तो उसे ऐड किया जाएगा। एंड ऑन द अदर एंड अगर आप पैसा पे कर रहे हो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसे कैश आउटफ्लो कहा जाएगा एंड उसे लेस किया जाएगा। उसके एग्जांपल आर कैश आउटफ्लो के कि आपने रिडम्पशन किया या नथिंग बट रीपेमेंट किया ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन एक्सेट्रा। कि जो बैंक का लोन था वो मैंने रिपे कर दिया, या जो डिबेंचर था उनका पैसा रिपे कर दिया, रिडीम कर दिया, या जो बॉन्ड्स थे उनका पैसा मैंने रिडीम कर दिया, या कुछ प्रेफरेंस शेयर्स थे उनका पैसा मैंने रिपे कर दिया, नथिंग बट रिडीम कर दिया। तो इन सब से पैसा जा रहा है, कैश आउटफ्लो है, तो वो हमें लेस करना पड़ेगा अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। या अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे या डिविडेंड पे करोगे, यू आर पेइंग इंटरेस्ट, यू आर पेइंग डिविडेंड, तो मैं इंटरेस्ट किस पर पे करता हूं? जो मैंने कर्जा उठाया है बैंक से, उस कर्जे पर मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, तो इंटरेस्ट मेरे लिए कैश आउटफ्लो है। बट अंडर विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो पैसा मैंने बोरो किया है, जो पैसा मैंने उधार लिया है, उस कर्जे पर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो वो बन गया मेरा कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड अगर आपको डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता है, तो वो कैश इनफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, की पैसा इन्वेस्ट करने पर इंटरेस्ट मिलेगा, यस और नो। बट उसका उल्टा अगर मैं कर्जा लेता हूं, फाइनेंस लेता हूं, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अगर पे करोगे तो वो कैश आउटफ्लो कहलाएगा अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बस मुझे क्वेश्चन में इन चारों में से क्या क्या दिख रहा है उतना लेना है कि इज देयर एनी कैपिटल रेज या इशू ऑफ शेयर या एडिशनल कैपिटल, या इज देयर एनी लोन बोरोड या अमाउंट बोरोड या इशू ऑफ डिबेंचर क्वेश्चन में है क्या नहीं, वो मुझे चेक करना है। मुझे चेक करना है इज देयर एनी रिडम्पशन या रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड या लोन, या इज देयर एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो इन चारों में से जो दिखेगा वो हमें आइदर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इनफ्लो होगा तो ऐड करना है, आउटफ्लो होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप क्वेश्चन स्कैन करोगे तो देयर इज अ सेकंड लास्ट आइटम, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कि मैंने लॉन्ग टर्म लोन पे किया यानी कि पैसे गए, तो ये मेरे लिए कैश आउटफ्लो बना, तो मैं इसे लेस के सामने लिख रहा हूं एज पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख रुपीज। तो लेस के सामने लिखा पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख। तो और कोई आइटम है क्या जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फिट हो सकता है? तो आंसर इज नो, देयर इज नो आइटम गिवन इन द क्वेश्चन जो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फिट हो सकता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें केवल एक ही आइटम मिला, दैट इज पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विच इज 1 लाख। तो एक ही आइटम है, ऐड के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ऐड के सामने में सिंपल लिख रहा हूं डैश की देयर इज नथिंग टू ऐड इन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऐड इज 0, ऐड की वैल्यू इज 0, देयर इज नथिंग टू ऐड। लेस की वैल्यू इज 1 लाख, तो 0 माइनस 1 लाख, मेरा फाइनल आंसर बाहर आएगा एज -1 लाख। क्या आ रहा है बाहर? -1 लाख। कि इसका सिंपल मतलब है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से इस साल मुझे 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े या 1 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो हुआ। ऑन द अदर हैंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 44,000 का कैश इनफ्लो हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज की वजह से 60,000 का कैश इनफ्लो हुआ, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए 1 लाख रुपए का आउटफ्लो हुआ। इसे मैं अंदर लिखूंगा एज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नथिंग बट पार्ट सी। तो यहां पर हमारे कैश फ्लो का हमें तीसरा और आखिरी हिस्सा भी मिल गया, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो को हमेशा आपको 3 हिस्सों में कैलकुलेट करना है। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एंड सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया। अब इन तीनों आंसर्स को आपको क्या करना है? ऐड करना है। ए बी सी आपको ऐड करना है, एंड इस साल का टोटल कैश फ्लो कितना है दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो नथिंग बट 44,000 प्लस 60,000 माइनस 1 लाख। 1 लाख इज नेगेटिव, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट डिनोट्स नेगेटिव। तो 44 प्लस 60 इज 1,04,000। 1,04,000 माइनस 1 लाख इज नथिंग बट माई नेट आंसर, फाइनल आंसर इज 4,000। एंड ये जो 4,000 ये इस साल के पूरे टोटल कैश फ्लो बनेगी कि इस साल कुछ पैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आए 44,000, कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आए विच इज 60,000। तो 44 प्लस 60 1,04,000 आए, लेकिन ऑन द अदर हैंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से 1 लाख
गए तो मेरा नेट फाइनल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फॉर दिस ईयर इज 4000, जिसे मैं कहूंगा एज नेट इंक्रीज। बढ़े ना, 4000 पॉजिटिव है, कैश फ्लो में 4000 इंक्रीज हुए है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि कैश एंड कैश के बराबर जो है उनमें 4000 का इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द ईयर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सिंपल मतलब है कैश तो है ही, साथ ही साथ कुछ कैश के ट्रांजैक्शन हम बैंक थ्रू भी करते हैं, तो कैश और बैंक मिला के इस साल मेरे कैश और कैश इक्विवेलेंट में 4000 की बढ़ोतरी हुई कि इंक्रीज। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो मैं कहता नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पॉजिटिव आंसर इसलिए मैं कह रहा हूं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसी के अंदर एज पर फॉर्मेट मुझे ओपनिंग कैश बैलेंस हमेशा ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ओपनिंग कैश बैलेंस। तो वही मैंने यहां पर लिखा, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश या फिर बैंक बैलेंस है तो उसे ऐड करो। तो देखो पहले ही आइटम आपको दिया है कैश का बैलेंस, तो मैंने उठा के उसे ऐड कर दिया, ऐड के सामने लिख लिया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज 30,000। सो 4000 प्लस 30,000 का इमीडिएटली नीचे टोटल ले लो विच इज नथिंग बट 34,000। सो 34,000 बिकेम माय फाइनल आंसर ऑफ आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट हिस्सा आपको हमेशा इसी प्रकार सॉल्व करना है कि आपको नेट इंक्रीज या डिक्रीज मिलेगा कैश आउटफ्लो का, ए प्लस बी प्लस सी। ए का आंसर 44,000 प्लस बी का आंसर 60,000 माइनस सी का आंसर 1 लाख, तो हमें आंसर मिला 4,000 नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज 4,000। तो उस 4,000 में आपको हमेशा ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करना है एंड आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 34,000। इस 34,000 को हम सिंपली कहेंगे एज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कि मेरे पास साल के शुरुआत में 30,000 थे, इस साल उसमें 4,000 की बढ़ोतरी हुई, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास बैंक एंड कैश मिला के 34,000 होना चाहिए, जो कि उन्होंने आपको क्वेश्चन में भी दिया है। क्लोजिंग कैश बैलेंस इज 34,000। सो योर फाइनल आंसर शुड मैच विद द फाइनल आंसर गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 34,000। तो हमारा दोनों आंसर मैच हो रहा है, मींस आर ऑल कैलकुलेशंस आर करेक्ट। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसी के साथ साथ हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ फॉर इलस्ट्रेशन 1। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करने वाले हैं? कैश फ्लो का और एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो उसमें थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको बैलेंस शीट दी है, आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी है, तो उस 2 साल की बैलेंस शीट को कंपेयर करके आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना है। इज दिस क्लियर? तो कैसे करना है वो हम पढ़ते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।